अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तश्कील के पहले साल के दौरान शुरू करदा स्कीमों, कामयाबियों और प्रोग्रामों की वसी पैमाने पर तशहीर करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रियासती हुकाम को दी हिदायत। असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्र की हद को 21 साल तक कम कर दिया जाए। नौजवान सरगर्मी के साथ सियासत में हो सकेंगे शामिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वकालत। तेलंगाना रियासत में शुगर की बीमारी का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका। रियासत में तकरीबन 12% आबादी ज़याबतीस के मर्ज का शिकार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी दस्तूर हिंद पढ़ा ही नहीं, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। अगली हुकूमत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाएगी। कांग्रेस समेत तीनों पार्टियां हैं मुत्तहिद। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की कोई अहमियत नहीं रही, शिवसेना लीडर संजय रावत ने किया दावा। और गाज़ा में शहरी इलाक़े और फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर जानबूझकर जानलेवा हालात मुसल्लत करना नस्लकुशी के बराबर। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी ने जारी की ताज़ा रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तश्कील के पहले साल के दौरान शुरू करदा स्कीमों, कामयाबियों, प्रोग्रामों और मुख्तलिफ स्कीमों को आवाम तक वसी पैमाने पर पहुँचा जाए, इसकी तशहीर की जाए। रियासती वज़रा और सीनियर अहदेदारों के साथ रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से शुरू किए जाने वाले प्रजापालना और दीगर प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर जितने तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए, इन सब को आवाम तक ले जाने की ज़रूरत है और इसकी बेहतर अंदाज में तशहीर की जाए। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने मुताल्लिक़ा रियासती ओहदेदारों और हुक्काम को हिदायत जारी की। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्र की हद को 21 साल तक कम कर देने पर जोर दिया और कहा कि इस इक़दाम से नौजवान सरगर्मी के साथ सियासत में शामिल होंगे और अपनी सलाहियत के मुताबिक अवाम की खिदमत अंजाम देंगे। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इलेक्शन लड़ने की हद उम्र में तखफीफ के मुतालबे पर तमसीली असम्बली में करारदाद मंजूर करने की सताइश की और कहा कि इस करारदाद को वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हक़-ए-रायदही के लिए उम्र की हद 21 साल से घटाकर 18 साल की गई, लेकिन असम्बली इलेक्शन लड़ने के लिए अक़ल्लतरीन उम्र की अहलियत को कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हद उम्र में कमी करने से मुक़र्ररा में नौजवानों की तादाद बढ़ेगी और 21 साल की उम्र में नौजवान IAS और IPS ओहदेदार बनकर फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, तो 21 साल के नौजवान कानून साजी के उसूल तरीक़ेकार को भी मौसर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वह अवाम के हक़ में सवाल करें और हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने लाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना कानून साज असम्बली की ख़ास बात यह है कि यहाँ कायदे ऐवान और असम्बली में कायदे अपोजिशन दोनों को बराबर का मौका हासिल होता है। BRS पार्टी के कायदीन के ग्रुप ने संगारेड्डी जेल में किसानों से मुलाकातें की। इस ग्रुप में KTR BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट सत्यवती राठौर और दीगर कायदीन भी शामिल थे। फार्मा सिटी को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान लगाचल्ला के किसानों पर पुलिस ने मुबैना तौर पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। KTR ने इल्ज़ाम लगाए कि कोड़ंगल CI SI वक़ाराबाद SP इन सब ने मिलकर लगाचल्ला के किसानों के खिलाफ जुल्म किया है। किसानों की टांगें और हाथ सूज गए हैं। दर्जनों किसानों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने इस मामले को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें की। మొత్తం SC ST BC రైతులు ఒక ఆయన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కూడా ఉన్నాడు, ఆయన కూడా పాపం ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టినారు, చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. కొడంగల్ CI, కొడంగల్ SIలు, వికారాబాద్ SP ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి, వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టినారు. 3 గంటలు కొట్టినారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే మా అక్క చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు కమిలిపోయి ఉన్నాయి. మేము అడిగినాం, మరి ఎందుకు మేజిస్ట్రేట్ ముంగట చెప్పలేదు, కొట్టినాడు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాం. మీరు చెప్తే మళ్ళా కొడతాం, మీ ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కొడతామని చెప్పినారు. మిమ్మల్ని మళ్ళా కొడతాం, జైల్లో కొడతాం, ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పినారు. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత క్రూరంగా అంటే ఇంటి మీదికి వీళ్ళనేమో జైలుకు పంపినారు. ఇంటి మీదికి బందిపోట్లను పట్టుకరానికే, ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి తీవ్రవాదులను పట్టుకరానికే ఎట్లయితే కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో 100 మంది పోలీసులు వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తలుపులు దర్వాజాలు తన్నుకుంటూ बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी पर अमलावरी कर रही है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी, रियल एस्टेट मार्केट मुतासिर है और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर नहीं है। किशन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। కానీ ఈరోజు సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలోనే, ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలోనే భూసేకరణ సంబంధించి కలెక్టర్ మీద దాడి జరగడము, రైతుల మీద కేసులు పెట్టడము,
జైలుకు పంపించడము, ఎక్కడ పోతుంది ప్రభుత్వం అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇదా తెలంగాణ సమాజం కోరుకున్నటువంటి నూతన తెలంగాణ? శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా వైఫల్యం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చినటువంటి హామీలు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ప్రభుత్వం ఏమి హామీలు ఇచ్చామో వీళ్ళ మాటల కారణంగా, వీళ్ళ అనాలోచిత చర్యల కారణంగా, వీళ్ళ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా ఈరోజు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కుంటుపడే ప్రమాదం ఏర్పడింది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుదేలైపోయింది. వ్యాపార రంగం విశ్వాసం లేకుండా పోయింది. పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అప్పుడు అందరూ కూడా కేసీఆర్ చుట్టూ తిరిగితే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తగ్గుముట్టం పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ రెండు పార్టీల పరిస్థితి ఏంటంటే, మీరు మమ్మల్ని తిట్టండి, మేము మిమ్మల్ని తిడతాము, ప్రజలు మనల్ని చూస్తే చాలు, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయకుండా మేము చేయలేదు మీరు చేయకూడదు అన్నట్టుగా వ్యవహరించే చందంగా ఉంది. रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि संक्रांति के बाद तेलंगाना के अवाम में राशन कार्ड तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि राशन कार्ड के ज़रिए बारीक चावल की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। దీనిలో గతంలో సన్న రకాలు 25 లక్షల ఎకరాల్లోనే ఉండేది. ఈ సంవత్సరం 40 లక్షల చిల్లర ఎకరాల్లో సన్నధాన్యాన్ని పండించడం జరిగింది. కారణం, సన్నధాన్యానికి 500 రూపాయలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది. బోనస్ ప్రకటించడానికి కూడా కారణం, పేదలకు ఇచ్చేటటువంటి రేషన్ బియ్యం కూడా రేపు సంక్రాంతి నుండి సన్న బియ్యమే ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ కానీ, గురుకులాలు కానీ, అన్ని సంక్షేమ హాస్టల్స్ కూడా పిల్లలందరికీ సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష, కోరిక మేరకి ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది. तेलंगाना रियासत में शुगर की बीमारी का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना ब्रांच के सदर डॉक्टर द्वारकानाथ और ब्रांच सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक के मुताबिक रियासत में तकरीबन 12% आबादी डायबिटिक का शिकार है और इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से हो रहा है। ज़्यादतीस के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा बयान में डॉक्टर द्वारकानाथ ने अवाम को ताकीद की कि शुगर की तशख़ीस के बाद इस बीमारी को एक मुस्तकिल आर्जा समझ कर मायूस न हो। उन्होंने कहा कि ज़्यादतीस को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रूटीन में तब्दीली लाई जाए। इस मकसद के लिए कम से कम 30 मिनट वर्जिश करना, सेहतबख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और मुतवाज़न खुराक इख्तियार करना फ़ायदेमंद साबित होगा। डॉक्टर द्वारकानाथ ने मशवरा दिया कि अपनी खुराक में फ़ाइबर से भरपूर अज़्ज़ा जैसे कि ताज़ा फल, अनाज और सब्जियों को शामिल किया जाए ताकि जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके। घरेलू सतह पर ज़्यादतीस को कंट्रोल में रखने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि रोज़ाना शुगर लेवल की जांच की जा सके। अगर किसी को बीमारी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करे ताकि बर वक्त इलाज हो सके और पेचीदगियों से बचा जा सके। ज़्यादतीस के मरीज़ों को बाकायदगी से मेडिकल चेकअप और मुआयना करवाने का भी मशवरा दिया गया। शहर हैदराबाद में हज़रत सैयद बादबा के उर्स शरीफ के मौके पर कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ खान ने शिरकत की। इस मौके पर उनके हामियों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बातचीत में फ़िरोज़ खान ने दावा किया कि बरसों से वो इस उर्स तकारीब में पाबंदी के साथ शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सैयद अहमद बादपा उर्स शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। हमारा इस दरगाह से, अहमदनगर से कम एक 25 साल से ये हमारा वास्ता है। हर वक्त वली अल्लाह का बुलावा आया और हम
दौड़े दौड़े। शहर हैदराबाद में पुराना पुल के करीब हर जुमेरात को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार लगता है, जो कि जुमेरात बाजार के नाम से मशहूर है। सड़क के किनारे लगाए जाने वाले इस बाजार को चोर बाजार भी कहा जाता है, जो तकरीबन 80 सालों से कायम है। लॉकडाउन के दौर में चंद महीनों के लिए बाजार बंद था, जिसके बाद से मुसलसल हर जुमेरात को ये बाजार लग रहा है। इस बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए तेलंगाना के कई मुकामात से लोग हैदराबाद आते हैं और ख़ास बात यह है कि जुमेरात बाज़ार को आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी वही अहमियत हासिल है जो पहले थी। घरेलू सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी मिलती हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने जुमेरात बाज़ार का दौरा करते हुए ये मनाजिर कैद किए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दौर में तब्दीली आती रही, हफ्तेवारी बाज़ारों का सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन जुमेरात बाज़ार की रौनक आज भी कायम और दायम है। ये जो सिक्के, जो पुराने सिक्के हैं, क्या काम में आते हैं? ये कलेक्शन करते हैं। ये कलेक्शन करके लिया गया। अच्छा, पुराने डेट के जो ये पुराने जो रहते ना, कलेक्शन करके ये गवर्नमेंट के ऊपर इनाम जरूरत है तो दर पे रख लेता। कितने साल से आप ये करते कारोबार? कब? 15-20 साल से करता हूँ। अच्छा, ये जुमेरात मार्केट जो है, हाँ तो ये आप हर जुमेरात को आते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये मार्केट में क्या क्या मिल जाता है? क्या क्या मिल जाता मार्केट में? सब मिलता आपको। हाँ, पुराना सामान में हर चीज़ मिलती। ज़रा ये पुराने सिक्कों की खासियत बताइए। फिलहाल तो 15 रुपये बोल के पूरे लिया तो 10-12 रुपये में दे। हाँ, तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम आते हैं। काम हाँ, आप कुछ? स्कूलों में मंगा रहे ना आजकल बच्चों को। अच्छा। 1 पैसा 2 पैसे, अच्छा, 5 पैसे, 10 पैसे मंगा रहे। थोड़ा घर वगैरह आपका इस पे ही चलता है? हाँ, फिर अब रोज़ाना क्या करते हैं जुमेरात के अलावा? जुमेरात को तो ये करते हैं आप काम, ये सिक्के बेच लेते। उसके बाद क्या करते इतवार का बाजार करते हैं। अच्छा, इतवार का बाजार कहाँ लगता? अंदर गड्डी पे। जो भी सीजन में 400-500 रुपये मजूरी निकल गई। अच्छा, घर का खर्चा हड्डी पानी। दोनों शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में गुरु नानक जयंती का बड़े जोश खरोश के साथ इनकाद अमल में लाया गया। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने सिखों की चंद नुमाइंदा शख्सियात से इस हवाले से गुफ्तगू की। हम लोग जो है श्री सिंधी गुरु संगत सभा एसोसिएशन से हैं। आज हमारे पास जो है गुरु जयंती, गुरु नानक बर्थडे 555th सेलिब्रेशन चल रहा है, जहाँ पे लगभग 5000 आदमी जो है लंगर खा के जा रहे हैं। और कंटिन्यूसली 4 दिन हमारे पास जो है प्रभात फेरी थी, विच वॉज स्टार्टेड ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 3 दिन जो है अबाउट 450 आदमी थे एंड लास्ट डे 800 आदमी थे। उसके बाद में ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट था, एवरीबडी वेंट वेल एंड टुडे यू कैन सी जो चल रहा है प्रोग्राम, ये रेगुलर फ्यूचर है। हमारे पास 2 सेलिब्रेशन होती है इतने लार्ज स्केल पे, एक तो गुरु नानक बर्थडे है, दूसरा चेटी चंड विच इज़ सिंधीज़ का जो है न्यू ईयर। गुरु नानक जयंती जो हम 555वां मना रहे हैं, उसमें हर चीज़ की सुविधा रहती है और हर कोई श्रद्धा से आता है और लंगर चलते रहता है सबके लिए। ये लंगर हर किसी के लिए है, किसी जात भेद का कोई इसमें अंतर नहीं होता है। और ये जैसा हमारे अशोक वासवानी जी ने बताए, 4 दिन का फंक्शन होता है, 4 दिन से किए हैं हमने। और मुझे जानकर ये खुशी है, बताते भी खुशी हो रही है कि हर प्रबंध, यहाँ का हर सेवादारी, हर चीज़ में 100% उन्होंने भाग लिया है और दिल से श्रद्धा से करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि हमारे एक्स ऑफिशियल अशोक वासवानी ने बताया और प्रकाश बोला कि हमारे ईसी के मेंबर हैं श्री सिंधी गुरु संगत सभा एसोसिएशन। ये हमारा एसोसिएशन 1962 में आगापुरा में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद किंग कोठी पे यहाँ पे आ गए। 20-25 साल से चल रहा है ये कार्यक्रम, जो है हमेशा मनाते आ रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग जो है इसका प्रसाद का, लंगर का प्रसाद उठा रहे हैं
सभी ने दर्शन किया, बैठा देखी, सेवा भी बहुत लोग करते हैं। गुरु नानक जी जब उस वक़्त 555 साल पहले थे, हमारे सिंध में आए थे, वहाँ पे भी सिंधी लोग हमारे सखर में, कराची में भी आए थे। तभी से सिंधी लोग भी गुरु नानक जी को मानते हैं। चूहे के काटने की वजह से हैदराबाद में एक खातून की मौत की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक मूसापेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पद्मा, जिसकी उम्र 62 साल है, इसे 9 नवंबर को एक चूहे ने काटा। घर वालों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और घरेलू इलाज पर इक्तफा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खातून का ज़ख़म बढ़ गया और जहर भी फैल गया, जिसकी वजह से इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इस खातून की मौत वाक़ई हुई है। पुलिस कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच का भी आगाज कर दिया है। और अब आइए नाज़रीन, रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने कभी दस्तूर हिंद पढ़ा ही नहीं और उन पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जलसों में दस्तूर की कॉपी हाथ में दिखाते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी को ये पता नहीं है कि मुल्क के दस्तूर की कॉपी में आखिर क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं राहुल गांधी का यह रिमार्क। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर, शिवसेना लीडर संजय रावत ने दावा किया कि अगली हुकूमत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तीनों पार्टियां मुत्तहिद है। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की कोई अहमियत नहीं रही और मोदी के बयानात भी कोई हैसियत नहीं रखते। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं। महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सभी जो पक्ष है वो एक साथ है, लेकिन कल सभा में अजीत पवार और उनके जो उम्मीदवार है वो पूरे स्टेज पर नहीं थे, ना ही अजीत पवार। बात ऐसी है भाई कि मैंने पहले भी कहा है 23 तारीख के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे को ये किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। सबसे पहले उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शिंदे को नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बन रही है, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है शिंदे और अजीत पवार का। भी काम हो गया, अभी पूरा हो गया काम, अब निकाल देंगे उनको। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। यूएन की ख़ुसूसी कमेटी ने कहा कि इसराइल का गज़ा में जंग लड़ने का तरीक़ाकार बशमूल भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना, बड़े पैमाने पर शहरियों की शहादतें और फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर जानबूझकर कब्ज़ा करना नस्ल कुशी के बराबर है। इसराइली तर्जुमन की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी ने कहा कि जंग के आगाज़ से ही इसराइली अहदेदार अवामी सतह पर ऐसी पॉलिसियों की तायद करते रहे जो फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी अशिया, खुराक, पानी और ईंधन से महरूम करती रही। ख़ुसूसी कमेटी ने कहा कि इसराइली हुकाम के बयानात और मुनज़्ज़म और गैरकानूनी तौर पर इंसानी इमदाद को गज़ा पहुँचने से रोका गया। ज़िंदगी बचाने वाली अशिया को सियासी और अस्करी फ़ायदे के लिए आलेकार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये सब इसराइल के नापाक अज़ाइम है। यूएन की कमेटी ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों
और बशमूल मगरबी किनारे और मशरिक़ यरूशलेम में चलने वाले नस्ल परस्ती के निज़ाम को रोकने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाएं और इसके साथ साथ इसराइली हुक्काम को उनके आमाल का जवाबदार ठहराया जाए। और इस दौरान एक अहम पेशरफ में इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसराइल पर जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में लिखा गया कि लोगों को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर करके इसराइली हुक्काम जंगी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के इक़दामात इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की भी हैसियत रखते हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इसराइल पर जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का इल्ज़ाम आयद किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर करते हुए इसराइली हुक्काम ज़बरदस्ती मुंतकिली के जंगी जुर्म का भी इर्तिकाब कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ उन इलाकों में नस्ल मिटाने की तारीफ पर पूरा उतरती हैं जहाँ फ़लस्तीनी वापस नहीं जा सकते। रिपोर्ट में कहा गया कि ह्यूमन राइट्स वॉच को मालूम हुआ कि जबरी नकल मकानी बड़े पैमाने पर हो रही है और शवाहिद से पता चलता है कि मुनज़्ज़म और रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। इस तरह के इक़दामात इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की हैसियत रखते हैं। इस रिपोर्ट पर इसराइली फ़ौज या वज़ारत ख़ारजा की जानिब से फ़ौरी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन इसराइली हुक्काम माजी में कह चुके हैं कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक हैं। वाज़ेह है कि लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट मकबूजा इलाके से शहरी आबादी की ज़बरदस्ती नकल मकानी से रोकता है। उसकी इसी सूरत इजाज़त मिल सकती है जब शहरी आबादी को ख़तरा हो या फ़ौजी ज़रूरतों के तहत ऐसा करना नागुज़ीर हो जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को महफूज रखने का दावा नहीं कर सकती जब वो उन्हें फ़रार के रास्तों पर मार रही है, नाम नहाद सेफ जोन पर मुसलसल वहशियाना बमबारी की जा रही है और पानी, खुराक और दीगर ज़रूरत को बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की घरों की वापसी यकीनी बनाने की अपनी जिम्मेदारी की खुली खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं और बड़े इलाकों में तकरीबन हर चीज़ को मिसमार कर दिया गया है। याद रहे कि 1 साल से ज़ायद अरसे से इसराइल की जालिम फ़ौज गाज़ा और फिर उसके बाद चंद महीनों से लेबनान पर मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। गाज़ा में जंग का आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के मुजाहिदीन की जानिब से हमले के बाद शुरू हुआ। इस हमले में 1200 अफराद हलाक हुए जबकि तकरीबन 250 लोगों को यरगमाल बनाया गया, जिनमें 100 अब भी गाज़ा में मौजूद बताए जाते हैं। जबकि इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में गाज़ा के सेहत के हुकाम के मुताबिक 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें से बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तश्कील के पहले साल के दौरान शुरू करदा स्कीमों, कामयाबियों और प्रोग्रामों की वसी पैमाने पर तशहीर करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रियासती हुकाम को दी हिदायत। असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्र की हद को 21 साल तक कम कर दिया जाए। नौजवान सरगर्मी के साथ सियासत में हो सकेंगे शामिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वकालत। तेलंगाना रियासत में शुगर की बीमारी का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका। रियासत में तकरीबन 12% आबादी ज़याबतीस के मर्ज का शिकार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी दस्तूर हिंद पढ़ा ही नहीं, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। अगली हुकूमत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाएगी। कांग्रेस समेत तीनों पार्टियां हैं मुत्तहिद। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की कोई अहमियत नहीं रही, शिवसेना लीडर संजय रावत ने किया दावा। और गाज़ा में शहरी इलाक़े और फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर जानबूझकर जानलेवा हालात मुसल्लत करना नस्लकुशी के बराबर। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी ने जारी की ताज़ा रिपोर्ट। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।